कभी तो आएगी। 60-70 साल पहले पूरा हिंदुस्तान गांवों में बसता था। 15-20 सालों में तकरीबन 50-55% इस देश का शहरों में है। हमें आधुनिक अर्बन प्लानिंग पर बल देना पड़ेगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नए ख्यालों को खोजना पड़ेगा। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके बिना कोई चारा नहीं है। We really are struggling so hard with lack of affordable housing in this country, with providing a decent living environment to most of our population. Two important aspects have to be dealt with. One is we must have clean cities and we must have safe cities. मैं तो अब PPP की जगह पर PPPP 4P की बात कर रहा हूं। सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनता को भी जोड़ना है। जब कोई अपने गांव को छोड़ता है, शहर में जाता है, आधा परिवार गांव में रहता है। हमारे लिए सड़क, मोबाइल फोन, फ्लाईओवर सिर्फ उसलिए है कि भाई इन सड़कों पे, इन फ्लाईओवरों पे उन लोगों के सपने पूरे हैं। हम मान करके चले कि अर्बनाइजेशन अब उसे रोने धोने का इश्यू न बनाए, उसे हम संकट न माने, क्यों न हम उसको शक्ति माने। वो सुबह आई। नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में। यहाँ हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे। हमें ऐसा विश्वास है कि इस एजेंडा के साथ हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का एजेंडा है शहरी विकास। हमारे देश के लगभग 33% लोग शहरों में रहते हैं। ये संख्या आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ेगी। विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने ये एजेंडा तैयार किया, जिसमें से आज हमारे साथ है शैलजा चंद्रा, दिल्ली सरकार की पूर्व मुख्य सचिव, आर जगन्नाथन, फोर्ब्स इंडिया और फर्स्टपोस्ट.com के मुख्य संपादक, और सैटेलाइट द्वारा मुंबई से हमारे साथ हैं जयतीरथ जेरी राव, वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, और टीवी मोहनदास पाई, मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन और बेंगलुरु के एक प्रमुख नागरिक। धीरज नैयर भी इस पैनल में हैं, जो कि सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। अनेक लोगों ने हमें ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने सुझाव भेजे हैं और उनमें से कुछ आज हमारी ऑडियंस में भी हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अपने अगले शोज में इन्वाइट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 1, 2, 3, वो क्या हैं जो कि एजेंडा पे होंगे। तो पहला हमारा है कि नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो कि आज 0.7% जीडीपी उस पर स्पेंड होता है, उसको 1.1 से 1.4% तक बढ़ा दीजिए और 5 से 7 साल में इसको बढ़ाइए। लेकिन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। तो हमारे जो पॉइंट्स 2 और 3 हैं वो लिंक्ड उसके साथ हैं। एक है कि परमिट चार्टर सिटीज, नए शहर बनाइए, लेकिन उन शहरों को इस तरह से आप एम्पावर करिए कि वो शहर अपने रूल्स खुद बनाएं, वो जो टैक्स कलेक्ट करें वो अपने पास रखें, जिससे सिटी एजेंसीज को अपनी फाइनेंसिंग खुद करने में काफी फायदा हो। शैलजा जी, पहला सवाल आपसे, ये जो 3 पॉइंट्स हैं कितने डूएबल हैं, कितने क्रिटिकल हैं? क्रिटिकल तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी कुछ 50% होने वाली है मुंबई और बेंगलोर को छोड़ के, हमारे बड़े शहरों को देख के।
अगर इतने तो पॉपुलेशन बढ़नी है तो उनको सुविधा तो चाहिए, रहने के लिए चाहिए, रास्ते चाहिए, सीवेज चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, कितने और चीज चाहिए, स्कूल और ये सब हेल्थ सेंटर्स वगैरह, मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। उसके लिए पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे और अभी तक हमने कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस किस्म का बनाया नहीं। जवाहरलाल नेहरू जो JNNRUM है बहुत अच्छा है पर टारगेटेड था। अब तो चाहिए कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें कि जब लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं और पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं जो सेल्फ जनरेटिंग हो। ये नहीं कि भाई ऊपर से पैसे नीचे नीचे नीचे, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स देते भी नहीं है लोकल बॉडीज को। तो ये जो आइडिया है आपने जो अभी जिक्र किया ये चार्टर्ड सिटीज का, तो बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि वहां पे अगर आप नया लॉ ला दे कि आप अपने आप चलाइए, अपने आप यूजर चार्जेस लगाइए, अपने आप लोगों से वसूल करें और इन्वेस्ट करो और मॉडर्न सिटी बना दे तो अच्छा है। पर उसमें सिर्फ एक मैं कॉशन करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज अगर प्राइवेटाइज हो तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कूल्स, उनके लिए सुविधा वो इग्नोर हो जाएंगे। जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है कि जो पैसे आप कमा सकते हैं बस उसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नहीं चलिए, वो तो कह रहे एफर्मेटिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, वो तो बहुत जरूरी और बहुत जरूरी और हिंदुस्तान में हर स्कीम में वो तो होता है। लेकिन मैं एक थोड़ा इसमें टाइम और आपके साथ एक फॉलो अप सवाल कि 50 सिटीज अगर आप ऐसी बनाते हैं चार्टर्ड सिटीज, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसको आज के दिन में वो कंट्रोल करता है सिटी को, क्या वो कंट्रोल छोड़ेगा? अगर पैसा आ रहा है इस शर्त पे सेंट्रल गवर्नमेंट से और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि हम इतना देंगे, आपको इतना डालना है और अब ये चार्टर्ड सिटी बनने दो। अब सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहां है, लोकल MLA जो है, लोकल MP है, वो कहेगा कि ये तो मेरे क्षेत्र में था, अब मैं कहां रह गया अगर ये लोकल लॉज बन जाए। तो ये एक थोड़ा सा देखने पड़ेगा कि उनकी भी वहां पे कोई रोल रहने पड़ेगी, वरना वो करने नहीं देंगे, वरना हो नहीं पाएगा। मैं मोहनदास पाई को यहाँ पे लाना चाहूंगा मुंबई से। आपने सुने हमारे ये 3 पॉइंट, कैसे इनको कर पाएंगे? ये करने के लिए प्रधानमंत्री को ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे जो सिटीज है उनके लिए एक इंडिपेंडेंस रेवेन्यू सोर्स देना पड़ेगा। वो तो हो सकता है। और दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है नेशनल अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम से सिटीज को पैसा डायरेक्ट से जाना है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं जाना है लेकिन डायरेक्ट जाना है। ये तो अभी पंचायत को हो रहा है। आपको पता है कि पंचायत को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, वैसे ही सिटीज को भी पैसा जल्दी आना है। और जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको एक चीफ मिनिस्टर को बुला के ये कहना है कि अगर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिटियों में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको एम्पावर करे तो वो सिटी को पैसा देंगे। अगर वो कहेंगे कि बॉम्बे के लिए हम 10,000 करोड़ 5 साल में देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पैसा लेने के लिए एक रिफॉर्म करना है, तो हर चीफ मिनिस्टर रिफॉर्म करेंगे। तो आप कह रहे हैं, जैसे शैलेजा जी ने भी कहा कि उसको लिंक कर दीजिए, अगर जब तक आप ये माइलस्टोन अचीव नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ जी, हम बार बार यही देखते हैं कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स जो शायद आपकी पार्टी की ना हो, दूसरी पार्टी की हो, तो वो कहेंगे अटैक ऑन फेडरलिज्म, कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब आके रूल बना रही है। देखिए, ये प्रोविजन JNNURM में ऑलरेडी है। काफी होशियार स्कीम है JNNURM जी। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको अर्बन लैंड सीलिंग लॉ निकालना चाहिए। ऐसे कंडीशनल ग्रांट्स हैं JNNURM में जी। उसी को आप एक्सपैंड कीजिए। और फेडरलिज्म की बात ही नहीं है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए, बस इट हैज टू बी। जब वॉलंटरी है तो जो भी चिल्लाएं, और गवर्नमेंट को, ये प्राइम मिनिस्टर को, सब देश के लोगों को, जनता से कहना पड़ेगा कि आपके मुख्यमंत्री नहीं ले रहे, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उसके सामने वे कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे, आप देखते रहिए, वो उतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो धीरज, ये हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के काफी फंड्स, जैसे जेरी ने भी कहा, कि लिंक्ड है माइलस्टोन पे, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रिफॉर्म करेगी तब हम आपको पैसा देंगे। लेकिन ये बात उसी पे आ जाती है कि पॉलिटिकल विल और जो नेक्सस है पॉलिटिशियन का और वेस्टेड इंटरेस्ट का, वो इसके रास्ते में तो आएगा। वो तो ठीक है राघव, लेकिन इस देश की राजनीति जो है बदल रही है। जो हमारे शहर के वोटर हैं वो ज्यादा जागृत हैं आजकल, अपने हकों के बारे में जानते हैं, और वो आवाज अपनी उठाएंगे, चाहे सड़कों पे उठाएंगे या टीवी स्टूडियो में उठाएंगे। इसलिए नेताओं को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो नेताओं के ही हित में है कि वो थोड़ा अर्बन वोटर्स को भी
मतलब उनके लिए भी पॉलिसी बनाए। पहले तो होता था कि ये वोट नहीं डालते तो इनको क्या देना, लेकिन अब वोट डाल रहे हैं। आपने दिल्ली की इलेक्शन में देखा 70% वोट डाल रहे हैं। तो अब इस जो राजनीति बदल रही है इस देश की, वो बदलती रहेगी और अर्बन वोटर इंपॉर्टेंट होता रहेगा। तो आई थिंक अगर डिसाइसिव प्रधानमंत्री हो तो ये करा सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, इस पे सपोर्ट, इस पे वोट्स भी मिल सकते हैं। चलिए देखिए, हमारी अर्बन ऑडियंस यहाँ पे हमारे साथ ही बैठी हुई है, तो आप बताएं, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना ने लगभग 1950 की हम बात करें 17% अर्बनाइजेशन था, उसी समय इंडिया 21% था। बट आने वाले अभी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन चाइना हो गया। उसका मुख्य कारण जो रहा उनकी स्पेंडिंग अगर हम देखें, बिकॉज अभी 6000 पर कैपिटा उनकी एक्सपेंडिचर है फॉर द अर्बनाइजेशन, बट इंडिया की उसी लेंथ में देखें तो इट्स 1000 ओनली। राइट, नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चार्टर्ड सिटी का पूरा जो ये मुद्दा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि नए सिटीज़ की ज़रूरत है और फिर आप लॉज के बारे में कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस के लिए आपको कुछ ना कुछ इंश्योर करना पड़ेगा, तो फिर ये जो एग्जिस्टेंट सिटीज़ हैं उसी को आप क्यों नहीं ठीक करते हैं? ये आपको कैसे मालूम कि ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो नए सिटीज़ बनाएंगे वो आपके सोशल जस्टिस को इंश्योर करेंगे? वो तो आपको लॉ में लाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको लॉ में लाना पड़ेगा उनकी। वो लॉ और जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो एग्जिस्टेंट सिटीज़ में भी तो कर सकते हैं। चलिए जगी, आप इसका क्विकली जवाब देंगे, फिर हम ब्रेक में जाएंगे। बात इतना ही है कि चार्टर सिटीज का मतलब क्या है। वो नए सिटीज होंगे जहाँ पे लॉज अलग होंगे, इसलिए सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम आता ही नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ सेटल करेंगे वो वहाँ फैक्ट्रीज हो गए, उनके यूजर्स फीस हो गए, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम है। ये एग्जिस्टिंग सिटीज से प्रेशर कम करेगा। जैसे लवासा का एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है क्या? हाँ, बहुत कुछ उन्होंने कंप्लीटली प्लान्ड सिटी बनाया। अभी बम्बई में भी देखिए, नवी मुंबई जब भी बनाए थे, अगर उसको सेम पैटर्न पे नहीं उसे चार्टर सिटी बना देते तो वो एक इकोनॉमिकली वायबल यूनिट होता, सब कुछ होता है, उधर प्लान स्पेसेस हैं। इसलिए चार्टर सिटीज का मतलब इतना ही है कि आप उसे न्यू रूल्स पे चलाएं, जहां पे इनकम वहीं जनरेट होता है, वहीं इन्वेस्ट होता है। चल धीरज, आप कुछ कहना। इंडिया में बदलाव लाना ज्यादा मुश्किल होता है, शुरुआत से कुछ करें तो ज्यादा आसान होता है। आई थिंक इसलिए चार्टर सिटी का ऑप्शन अट्रैक्टिव है। चलिए, तो जैसे हमने देखा हिंदुस्तान में दोनों की जरूरत है। एग्जिस्टिंग सिटीज को तो रिफॉर्म आपको करना ही करना है, और जो 50 नई सिटीज बनाने की बात है उनको अगर एक नए ढांचे में, एक नए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में और लीगल फ्रेमवर्क में बनाएंगे तो शायद अच्छा होगा। अभी इसी वक्त एक ब्रेक लेते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com, अपने सुझाव दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम छोटी सी ब्रेक के साथ ही वापस आते हैं। बैक चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज बात हो रही है शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन की। और हमारे जो पॉइंट्स 4 और 5 हैं वो सिंपल पॉइंट्स हैं, बल्कि बहुत ही सिंपल है, और हमें सोचना पड़ेगा कि ये होते क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी सिंप्लिसिटी इतनी ज्यादा है। पॉइंट 4 हमारा है कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI है, हमको एटलीस्ट उसको डबल कर देना चाहिए सिटीज का। इसका मतलब ये है कि अगर एक बिल्डिंग 10 मंजिला तक जा सकती है तो उसको 20, 25, 30 मंजिल तक जाने दीजिए। उससे क्या होता है कि प्रेशर जो है लैंड पे कम होता है और कीमतें जो हैं गिरती हैं, हाउसिंग की और ऑफिसेज की। लेकिन हमारी जो FSI है बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे कि मुंबई में शायद सिर्फ 1 है, जबकि ग्लोबल एवरेज कई जगह तो 10-10 है। तो ये हमारा पॉइंट जरूरी पॉइंट है। और उसके साथ हमारा पॉइंट है कि जो भी सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। उनके सारे रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, अप्रूवल्स, उनको सबको एक वेबसाइट पे डाल दीजिए, ई गवर्नेंस में ले आइए। उससे जो नागरिक है उसको पता रहता है कि क्या हो रहा है और वो इन्फोर्स कर सकता है। तो FSI का पॉइंट पहले लेते हैं। मैं जाता हूं मोहनदास पाई के पास मुंबई में। FSI को डबल करने का हमारा रिकमेंडेशन है, क्यों नहीं होता है? ये तो हो सकता है ताकि कि हैदराबाद में फ्री FSI है। आपको पता होगा कि हैदराबाद में फ्री FSI माने अगर एक रास्ता कुछ इतना ब्रॉड हो,
और फायर और सेफ्टी के लिए कुछ फैसिलिटीज हो तो आप जितना होना उतना ऊपर ले सकते हैं। फ्री एफएसआई तो हैदराबाद में है, बेंगलुरु में भी हमने सरकार से पूछा है कि फ्री एफएसआई करना है, तो मैं समझता हूं कि एफएसआई ज्यादा करना उतना मुश्किल नहीं है। सेफ्टी के लिए कुछ नॉर्म डालना पड़ेगा और एफएसआई कर सकते हैं। अगर बॉम्बे में वो करेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो सकता है, लेकिन एफएसआई ओपन करने से भी अर्बन ट्रांसपोर्ट को ज्यादा करना है, माने कि वो मेट्रो जो है मेट्रो को डालना है, अर्बन ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना है ताकि कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन ज्यादा होने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत फीजिबल है और सिटीज में जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उनसे जेआरयूएम से इंसेंटिवाइज देके फ्री एफएसआई करना तो बहुत आसान है। एफएसआई के साथ फंड रिलीज को लिंक कर दिया। शैल्या जी आप बताएं, आपने तो दिल्ली को संभाला है, चलाया है, दिल्ली का एफएसआई भी कोई ज्यादा नहीं है, दिल्ली इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि बहुत कम है, दिल्ली को बहुत ऊपर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं लेके जा रहे? एक जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की बहुत किल्लत है। टोटली डिपेंड हम करते हैं, हरियाणा से पानी आता है या उत्तर प्रदेश से आता है, अपना जो है हम रिसाइकल नहीं कर रहे जितना होना चाहिए, हम रेन वाटरिंग हार्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे। जब तक वो सब नहीं होता है तब तक पानी की समस्या रहेंगे। आप बड़े बड़े पॉश कॉलोनीज वसंत विहार भी देखिए, मुझे लगता है इस वक्त कुछ 800 मकान बिल्डर अपार्टमेंट खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि ये पानी की समस्या ऐसी है। तो आप कह रहे हैं सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर आपको एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ जो थोड़ा ऑफ द पॉइंट आपसे है, हटके है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है। हमारे अफसरों में कितना भी आप कहो कि काबिल है, और मैं समझती हूँ हमारे इंजीनियर्स कोई सेकंड टू नन नहीं है, हमारे आईएएस ऑफिसर्स भी है, प्लानर्स भी, कोई कमी नहीं है उनके नॉलेज में, पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है कि कैसे आप प्रोक्योरमेंट करें, कैसे इसको इवैल्यूएशन करें, कैसे टेंडरिंग करें, कैसे आप सेटिस्फाई करें कि बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंटली करें, ये क्षमता हमारे में बहुत कम है। उसके वजह से कोई ना कोई नाजायज फायदा उठाता है या उंगली उठा सकते हैं कि उसने पैसे बनाए हैं। जिस दिन कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती है वो तो ठप हो जाता है, वो पूरा प्रोजेक्ट ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसके लिए बहुत जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल पीपल इन्वॉल्व। मैं समझती हूँ उसमें लीगल भी नॉलेज चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, और मेनली जो चाहिए कि जैसे आपके लॉज है आपको सारी चीज पब्लिक डोमेन में फर्स्ट डे से लास्ट डे तक डालने ही पड़ेगा। जी जगी, आप तो मुंबई के निवासी भी हैं, तो मुंबई में एफएसआई जैसे मेंशन हुआ कि एक ही है जो कि मतलब क्रिमिनल है कि आपने उसको इतना कम रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है पॉपुलेशन का वो मुंबई में है, तो क्यों? इसलिए कि वो पॉलिटिशियन और बिल्डर एक नेक्सस बना चुके हैं जिसके कारण वो लैंड मार्केट में आने नहीं देते हैं। ये बहुत सारा बॉम्बे में सब सोचते हैं कि लैंड की कमी है, लैंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स हैं जिसको रीडेवलप कर सकते हैं, या जो 3 या 4 माले के हैं उसको 10 कर सकते हैं। और अक्रॉस दी हार्बर दूसरे मेनलैंड भी है, वहाँ सिर्फ एक ट्रांस हार्बर लिंक बनाना है। 10 साल से चर्चा चल रही है लेकिन बनाएंगे तो नहीं। आप कह रहे हैं ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है क्योंकि मुंबई के प्राइसेस इतने हाई हैं। और जैसे धीरज कई बार हम चर्चा करते हैं कि हम लोग बड़े प्राउड फील करते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इज इन मुंबई, तो उसका फायदा खाली बिल्डर्स को है और उनके जुड़े हुए जो भी क्रिमिनल या नेता हैं उनको है, आम आदमी को तो है नहीं। तो आम आदमी संख्या में कहीं ज्यादा है नेताओं से, बिल्डर्स से, तो आम आदमी की फायदे की बात है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, वोट है इसमें, और हर नेता को वोट चाहिए। तो मेजोरिटी के पास जाएं, मेजोरिटी को चाहिए सस्ते घर, माइनॉरिटी को चाहिए महंगाई, क्योंकि उन पैसे में ज्यादा बनाते हैं। नेता को फंडिंग भी चाहिए। तो हाँ, फंडिंग भी चाहिए। कठिनाई है, आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है। हमें अगर कोई खास सवाल है तो पूछे, 2 मिनट। मेरा सवाल ये है कि यदि एफएसआई इंक्रीज कर देते हैं, और जो जैसा कि इंदिरापुरम में हो रहा है, आपको 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे फ्लोर से मतलब डेवलपमेंट आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो साथ की फैसिलिटीज हैं, पार्क हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक एफएसआई विल बी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं उनमें एफएसआई इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जो नई सिटीज आप चार्टर्ड सिटी प्लान करें उनमें एफएसआई के साथ साथ उस तरह की फैसिलिटी डेवलप हो, तभी एफएसआई को रखें, अदरवाइज मुझे लगता है गलत हो। इट्स अ पॉइंट जो कंसीडर करना जरूरी। जी
एक और मुझे ये बताना था कि हम हर शहर को दिल्ली और मुंबई से क्यों कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ छोटे शहर भी हैं, 50,000 के हैं, 1 लाख के हैं, उनमें FSI को 3 टाइम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं और काफ़ी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सिटीज़ के विद इन के पॉइंट्स है, मास्टर प्लान की बात हुई है, लैंड यूज़ कन्वर्जन की बात हुई है, पर अगर हम कंट्री वाइड देखें तो हमारे कंट्री में कोई नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी तक नहीं है। देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हम फ्यूचर में अच्छे से वेल प्लान सिटीज हमारे तभी तो ये सारे शीट्स हम प्रधानमंत्री के लिए बना रहे हैं कि पॉलिसी होना चाहिए। आइए यहाँ पे जैसे कि बात मुंबई की हो रही है, यहाँ पर आपने जैसे कहा सर कि FSI को हम JNNURM के रिफॉर्म बेस्ड लिंक्स के साथ कनेक्ट किया जाए, बट ऐसा नहीं कि जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स है वो कर रहे हैं। मुंबई में बहुत से ऐसे बिल्डर्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने एक्स्ट्रा FSI लिया है, जहाँ पर उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए कि जो फर्स्ट 3 और 4 फ्लोर्स है वो जनरल पब्लिक के पार्किंग्स के लिए ओपन किए लॉट्स। तो एक ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल है विद द लोकल बॉडी गवर्नमेंट। वही यहाँ पे चर्चा वही हो रही है कि ये जो पॉकेट्स हैं, जो स्पेशल अप्रूवल्स हैं या कुछ जोन्स में है, इसको अगर एक जनरलाइज पॉलिसी बनाया जाए तो इट विल बी मच मोर इफेक्टिव। आप देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि शहरीकरण इतना इंपॉर्टेंट इशू है, लोगों की हर रोज की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त और ब्रेक के बाद आएंगे अपने अगले पॉइंट के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे जाइए और अपने सुझाव दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक टू चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज बात हो रही है शहरीकरण की। अब हम अपने पॉइंट्स नंबर 6, 7 और 8 को देखेंगे और ये तीनों जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड हैं कि किस तरह से लैंड की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, किस तरह से ज्यादा लैंड अवेलेबल हो शहरीकरण के लिए। हमारे 3 पॉइंट हैं प्रधानमंत्री के लिए। पॉइंट नंबर 6 है कि जो स्लम्स हैं उनको रीडेवलप किया जाए लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए। पॉइंट नंबर 7 है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं या रेलवेज है या आर्मी है जिनके पास बहुत सरप्लस लैंड है, तो वो लैंड अवेलेबल किया जाए शहरीकरण के लिए। उनसे कहा जाए कि वो अपना लैंड एक लैंड कॉरपोरेशन में डालें और फिर सरकार उस लैंड से शहरीकरण को डेवलप करे। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो कन्वर्जन ऑफ लैंड है एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल, जो कि अर्बन एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जो कन्वर्जन है ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसमें कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे काफी करप्शन होती है अगर प्रायर अप्रूवल होता है। ये 3 हमारे पॉइंट है। और मैं जेरी राव के पास जाऊंगा मुंबई में, जो काफी काम करते हैं इस क्षेत्र में। तो जेरी, आप बताएं, रीडेवलप स्लम्स फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स का सरप्लस लैंड। थैंक यू। मैं पहले दूसरे पॉइंट से शुरू करूंगा। गवर्नमेंट लैंड जो है काफी है, रेलवेज का, पोर्ट ट्रस्ट का, आर्मी का और गवर्नमेंट के खुद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस ले आए जहां कोई करप्शन न हो और क्लियर खुल्लम खुला हो, तो ये बहुत ही बढ़िया मेजर है टू इंक्रीज सप्लाई को इंक्रीज करें और लैंड के भाव और प्राइसेस को कम करें। उससे ऑटोमेटिकली बहुत चीज हो जाएंगे। दूसरा ही जो है ये कन्वर्जन, मैं क्या आपको ऐसे कहूं, MMRDA एरिया या BMRDA एरिया में जहां मास्टर प्लान में हो कि ये रेजिडेंशियल है, फिर भी उसको कन्वर्जन फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू रेजिडेंशियल के लिए 2 साल लग जाते हैं। कलेक्टर ऑफिस जाने पड़ते हैं, तहसीलदार ऑफिस जाने पड़ते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इसको ऑटोमेटिक हम करें तो ऑटोमेटिकली शहर के जो पेरिफेरी में है बहुत लैंड सप्लाई में आ जाएगा। मेरा ये सलाह है अगले प्राइम मिनिस्टर को कि तीसरा चीज जो है रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, वो बाद में करें, पहले अर्बन लैंड के प्राइस को नीचे ले, क्योंकि ये स्लम डेवलपमेंट जो है बहुत ही कठिन चीज है और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, स्लम ड्वेलर्स के इंटरेस्ट और माफिया के इंटरेस्ट बहुत ही, चांसेस ऑफ स्कैंडल बहुत ज्यादा है, चांसेस ऑफ ओपेसिटी और मिसयूज। पहले लैंड प्राइस को नीचे ले आए,
उसके बाद स्लम डेवलपमेंट। चलिए स्लम डेवलपमेंट पे थोड़ा और बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे। पॉइंट्स 7 और 8 जो कि हैं रियली शैलजा जी आपसे बात करूंगा। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जैसे हमने कहा कि अगर आप बड़ी लैंड कॉर्पोरेशन में डाल दीजिए, रेलवेज भी डाल दें, सब लोग डाल दें, और जैसे जैसे लैंड मोनेटाइज होता जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशंस को उनका पैसा वापस मिलता जाएगा। क्या ये फीजिबल है, करा जा सकता? नहीं तो हमने देखा है कि सरकार में टफ वॉर्स होती रहती हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री अपना लैंड रेलवेज को नहीं देगा, रेलवेज अपना लैंड डिफेंस को नहीं देगा। जितने साल मैंने सरकार में काम किया है मुझे मालूम है कि कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट एक कमरा तक नहीं देता है, आप छोड़िए लैंड को देने का। तो इसके लिए बहुत हाई लेवल एक जैसे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ योर लैंड पॉलिसी की बहुत जरूरत है। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया था कि ये जो एग्रीकल्चर को जल्दी ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऑटोमेटिक तो साउंड के लिए तो ठीक है, पर दूसरा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ना बने, क्योंकि वहां की भी प्लानिंग की जरूरत है। जब तक सीवेज वाटर ये सब प्लान्ड नहीं, उसके लिए इस वक्त आप ये आउटर दिल्ली का क्षेत्र देखिए, वहां म्युनिसिपल लॉ नहीं चलता है, तो वहां तो आउटर दिल्ली में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कोई लॉज नहीं है अभी इस वक्त। अर्बन विलेजेस में भी अलग लॉज है, तो इसीलिए लॉ को लाना जरूरत है लेजिटिमेसी देने के लिए। उसमें बहुत कदम ये लेने पड़ेंगे कि अगर आप 50 दिन में करें तो आपको नेक्स्ट अप्रूवल जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगी। कोई इंसेंटिवाइज करने पड़ेगा ताकि मंत्री को भी, ऑफिसर को भी कोई उसमें मोटिवेशन हो। मोहनदास पाई को मैं लाना चाहूंगा यहाँ पे। रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स का पॉइंट पे हमने थोड़ा चर्चा कम करी, आप बताएं। रीडेवलपमेंट स्लम्स तो सिटी में चाहिए, मैं समझता हूं कि ये कर सकते हैं। हमने देखा है कि बेंगलुरु में या तो बॉम्बे में या तो चेन्नई में रीडेवलपमेंट हुआ है। चेन्नई में बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सरकार ने ही जो स्लम डेवलपर्स है वही उसी जगह पर उनको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर डाल के दिया है, और हम देख सकते हैं कि इस चेन्नई के अंदर ही हो सकता है। बॉम्बे में भी हुआ है, लेकिन जरी साहब बोलते हैं कि कुछ मुश्किल है। मैं समझता हूं कि स्लम रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है और करना पड़ेगा, और जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको इस स्लम रीडेवलपमेंट के लिए एक इंसेंटिव देके, JRUM जैसे एक इंसेंटिव देके फंडिंग देना है तो हो जाएगा। और इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि फंडिंग एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अगर वो डालेंगे तो हो जाएगा। जगी, एक पब्लिक सेक्टर लैंड में एक न्यू होप आया है। रिसेंटली आप जानते हैं कि मुंबई में NTC मिल में एक अंबेडकर मेमोरियल बनने वाला है ये, लेकिन ये लैंड एसेंशियली माने पब्लिक सेक्टर से कॉन्फिस्केट किया गया है, लेकिन NTC को कोई नुकसान नहीं पहुंच रही है क्योंकि उनको एक नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिल रहा है। इसलिए अगर अर्बन लैंड जो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में है, मिनिस्ट्रियों को अगर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स कॉम्पनसेशन दें तो ना पैसा जाता है ना कुछ, उनको एक्चुअली वो सेल करके वो अपना रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप करना चाहिए, NTC का जो एग्जांपल है, अगर और अर्बन लैंड में आप वही करेंगे कि आप कॉन्फिस्केट कर लीजिए लैंड कॉर्पोरेशन में और इन्हें TDR दे दीजिए। जी हाँ, NTC ने तो वैसे भी मुंबई में बहुत अपनी जो पुरानी मिल्स बंद हो गई हैं उनको बेचा और उनपे अब बिल्कुल वहां पे तो पैसा मिला है, बट यहाँ पे तो उनको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिला है। धीरज, राघव, प्रधानमंत्री के पास 2 एडवांटेज हैं। एक, उनके मंत्री के आगे प्रधान है, तो अगर दूसरे मंत्री ना माने, शिपिंग मंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, तो उनको अपना प्रधानी दिखानी पड़ेगी। तो दूसरा है कि केंद्र सरकार के पास पैसा बहुत है, तो जो राज्य की सरकारें हैं उनको पैसे से अट्रैक्ट करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा पैसे नहीं मिलेंगे अगर ये नहीं करेंगे, पैसे मिलेंगे अगर ये करेंगे। तो ये जो चीजें हैं प्रधानमंत्री के पास, इनको यूज करनी पड़ेंगी अगर ये रिफॉर्म कराने। कठिन है, सब सरल नहीं है, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री बने और अगर अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको लीवरेज। रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या इसमें प्रॉब्लम होती है कि रिलोकेट जब आप पॉपुलेशन को करते हो तो वो लोग अपना जहां पे उनके इकोनॉमिक मीन्स होते हैं, उनका घर है, उनका काम है, उससे वो डिसलोकेट हो जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? उसमें कठिनाई है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं राघव, मुंबई में जैसे देखें स्लम्स में लोगों का खाली घर नहीं होता, उनका बिजनेस भी होता है। तो अगर आप वहां से उजाड़ दें उनको तो उनका घर तो जाता ही है लेकिन बिजनेस भी जाता है। लेकिन उनकी इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो एक जगह स्लम रीडेवलपमेंट करें, वहां पे लोगों को और कुछ और लोगों को, जैसे चेन्नई का एग्जांपल अभी दिया उन्होंने, फिर वहां पे किया जाए। लेकिन मैं जरी साहब से सहमत हूं कि पहले लैंड प्राइस को नीचे करें, वो प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा आसान है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट और डिफेंस और इन सब की लैंड
इकट्ठी करें और उसको ऑक्शन कर दें। राइट, सो पहले लैंड की सप्लाई बढ़ाइए, जिसमें हमने कहा FSI की बात करी, जिसमें हमने बात करी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें हमने बात करी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो। ये अगर 2-3 चीजें होती हैं तो लैंड अवेलेबिलिटी काफी बढ़ती है। उसके बाद रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इज ईजियर, इट्स मुश्किल तो तब भी है लेकिन ईजियर है। तो आपने सुना हमारे विशेषज्ञों ने क्या प्रधानमंत्री के लिए एजेंडा बनाया है। अभी एक 2 पॉइंट और हमारे रहते हैं, वो हम ब्रेक के बाद लेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com, अपने सुझाव दीजिए और बने रहिए। हम वापस आएंगे अपने आखिरी सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक टू चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज हम फोकस कर रहे हैं शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन पे। और इस आखिरी सेगमेंट में हमारे 2 पॉइंट रहते हैं, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 9 जो है वो आम आदमी से बहुत जुड़ा हुआ है। हमारा कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर आपको विकसित करना है तो 600 स्क्वायर फीट से कम का जो घर है उस पर स्टैंप ड्यूटी को हटा दीजिए। तो हम कहते हैं अगर वो होता है तो उससे काफी एक प्रोत्साहन मिलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग को। और 10वां जो पॉइंट है वो है अर्बन ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि जब शहरीकरण बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है। तो हम कह रहे हैं कि हर 1 मिलियन प्लस 10 लाख का जो शहर है उसमें मेट्रो बनाया जाए। तो ये हमारे 2 पॉइंट है। और हमारे एक साथी यहाँ पे हैं जिन्होंने हमें वेबसाइट पे अपना सुझाव भी भेजा था, आप बताएं। मेरा तो एक ही पॉइंट कहना है कि जैसे हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें प्रॉपर्टी सेक्शन आता है। उसमें जो प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं वो एक लग्जरी अपार्टमेंट्स के बारे में होता है, लग्जरी हाउसिंग के बारे में होता है। लेकिन अगर हमारा जोर ज़्यादा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे होगा तो उन्हें भी पता लगेगा कि हाँ हमारे लिए भी सरकार या डेवलपर्स कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब सरकार और डेवलपर्स दोनों साथ आएंगे और उनके लिए कुछ काम करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप कह रहे हैं फोकस बहुत होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो फॉर्मल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जी। अवेलेबल जो है वो सारा इनफॉर्मल मार्केट में, चाहे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो लोग या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। तो इनको स्टैंप ड्यूटी दे करके आप एग्जम्पशन देंगे, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। आप कह रहे फायदा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं मतलब कहना कम करना चाहिए। पर जो लार्जर सेक्शन है, दिल्ली में जैसे 70% लोग इस तरह के आबादी में रहते हैं, तो उनके लिए अगर हमने कुछ नहीं सोचा, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो शहरों में कभी कुछ नहीं हो सकता। वो आपकी बात ठीक है जी। मैं मेट्रो के बारे में बोलना चाहूँगी। जो मेट्रो की बात करते हैं हम कि 1 मिलियन शहर पॉपुलेशन वाले शहरों में मेट्रो होना चाहिए, जैसे कि शैलजा जी ने कहा, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, वो भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन उसी के साथ हमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेंसिफाई कर रहे हैं सिटीज़ को, FSI बढ़ा रहे हैं, उसके साथ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी ट्रांसपोर्ट की। अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में मेट्रो शुरू हुआ था तब कम लोग जा रहे थे, अब इतनी भीड़ हो गई है उसमें कि लोग शायद वापस प्राइवेट व्हीकल पे आ जाएंगे। तो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बहुत जरूरी है जी। यहाँ पे मेरी राय ये है कि जस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि शहरीकरण का मतलब ये है कि वो लोग लैंड शार्क्स वाले जो हैं वो ग्रैब कर रहे हैं, तो उसको उनको अलग कर दें और हम लोग ग्रैब करके उसके ऊपर बड़े बड़े इमारतें बनाएं और उसी से अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाएगी। जैसे शैलजा जी ने कहा, पर्यावरण के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एनर्जी इज अनदर, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट दैट। और दूसरी बात यह है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि मुंबई और दिल्ली ही शहर जैसे ऐसे नहीं है जिसको डेवलप करते रहें, उनकी भी क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना है, जहाँ पे ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बाकी छोटे शहरों को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे नए आइडियाज हैं, प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इन द रूरल एरियाज, ऐसी वाली चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए। जी, मैं दोनों पॉइंट्स पे बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ है जो स्टैम्प ड्यूटी हटाने की बात है, तो स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी हम हटा नहीं सकते बिकॉज पहले ब्लैक मनी इन्वॉल्व है रियल एस्टेट में। और दूसरी चीज़, ये छोटे छोटे घर हैं और इन पे मल्टीपल लोग अपना बोलेंगे कि ये हमारा घर है, हमारा घर। सो आप कह रहे हैं ओनरशिप और टाइटल के लिए स्टैम्प ड्यूटी जरूरी है। अनदर थिंग इज, लेकिन कम कर सकते हैं। अनदर थिंग इज द मेट्रो। सो यू आर सेइंग दैट दे हैव मोर देन, अभी 1,50,000 से ज़्यादा घर वो शहर हैं जहाँ पे 1,10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो क्या उन शहरों को सही में मेट्रो की ज़रूरत है, या और दूसरे तरीके हैं बसेस या दूसरे रूट्स हैं जो उनको ज्यादा हेल्प करेंगे? क्योंकि मेट्रो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है और बहुत टाइम लगता है उसको वापस आने में। वो दोनों BRTS वगैरह तो आपको बनाने पड़ेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी जी। सर ये दोनों चीजें जो है, जो स्टैम्प ड्यूटी की बात होती है यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा जो प्रोसेस है एक घर को रजिस्टर कराने में,
तो जब घर खरीदने वाला उस प्रोसेस से बचने के लिए बिल्डर को ही कह देता है कि तुम हमारे रजिस्टर कराओ, और बिल्डर उस पे अनाप शनाप पैसे चार्ज करता है। दूसरी चीज जो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरत से ज्यादा हमारे कल्चर के अगेंस्ट हमको दिखता है। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें। इनफैक्ट ये अर्बनाइजेशन पे भी लागू होता है। हम अर्बनाइजेशन के प्रति जाने को रूरल के अगेंस्ट जाना समझते हैं, तो हमें उस कल्चर पे ज्यादा काम करना होगा। जी, आपने कभी आप नहीं बोले। हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग में बिल्डर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है, इसलिए वो लग्जरी और मिड सेगमेंट की तरफ जाते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी हटाने से बिल्डर्स का कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने हैं कि कैसे बिल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए ताकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा से ज्यादा बनाए। जहां तक मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 लाख की आबादी बहुत कम है। क्या 10 लाख की आबादी मेट्रो वहां सर्वाइव कर पाएगी? पता लगा कुछ दिनों चली, उसके बाद उसका खर्चे ही नहीं निकल रहे। रेलेवेंट पॉइंट था, लेकिन अजम्पशन ये है कि शहरीकरण इतनी जल्दी बढ़ रहा है कि वो 10 लाख का शहर 10 लाख का नहीं रहेगा। लेकिन आपका पॉइंट वेल टेकन है। हाँ, यहाँ पे आइए। ये बोलना बहुत आसान है कि प्रधानमंत्री को प्रधानी दिखानी पड़ेगी, बट मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मेट्रो बनना बहुत बड़ा बात है। तीन डेडलाइंस ऑलरेडी डिले हो गई है। जो न्यू लाइन बन रही है, कॉम्पेंसेशन कंपनी मांग रहे हैं, और काम अभी चालू नहीं हुआ है, और शायद 5 साल से ज्यादा हो गए हैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट को प्लान किए हुए। तो मेट्रो को प्लान करना 50+ सिटीज में, एक सिटी में नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज। चलिए, मैं मुंबई में जाता हूँ मोहनदास पाई के पास। मोहनदास जी, आपने सुना हमारे इतनी प्रभावशाली ऑडियंस है और वो तो कन्विंस नहीं है कि आसानी से हो सकता है। आसानी से क्या हो ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री की प्रधानी के साथ भी नहीं हो सकता। राघव जी, अभी तो आम आदमी का समय आ गया है। हाँ। देश भर में आम आदमी का समय आ गया है। हाँ। अगर 600 फीट का एक अपार्टमेंट को नील ड्यूटी करना है, प्रधानमंत्री को करना है, ये तो आम आदमी को भला के लिए होगा। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा करना है वो आम आदमी के लिए है। तो मैं समझता हूं कि ये सब प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी के नाम पे ही वो राज्य कर रहे हैं। अब आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा तो राज क्यों करेंगे? वो प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? वो कह रहे हैं अमीरों के लिए मुश्किल है, लेकिन करना है। जेरी, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। I entirely endorse Mohan's position. We can't take, if Korea can do it, Brazil में कर सकते हैं, मेक्सिको में कर सकते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते? क्यों? उन कंट्रीज में भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, सब कुछ है। जी, शैलजा जी। मैं समझती हूँ अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बने तो ये कई चीज हो सकते हैं। मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनेगा तो बहुत ही इसके ऊपर अंकुश है। क्वेश्चन जागी। देखिए, अगला गवर्नमेंट जो है वो हाईली अर्बन इन्फ्लुएंस होगा। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ है। अर्बन वोट अभी 32-33% है इंडिया में, और वो बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगला प्राइम मिनिस्टर अगर अर्बन वोट को इग्नोर करेगा तो वो बचेगा नहीं। तो इसलिए उनको मेरे ख्याल करना से ही पड़ेगा। अर्बन वोट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए वो विजिबिलिटी भी ज्यादा है। प्रॉब्लम है, लेकिन उनको करवाना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर एम्पावर होंगे। धीरज, फाइनल वर्ड। देखिए, बदलाव तो मुश्किल होता ही है, चाहे इंडिया में हो या कहीं भी हो, लेकिन इसलिए ही एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री की जरूरत है, एक डिसाइसिव प्रधानमंत्री की जरूरत है। और इन सुझावों, जो हमने 10 सुझाव दिए, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सोच की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विल की जरूरत। तो आपने सुना कि स्केप्टिसिज्म तो है हमारी ऑडियंस में, और जायज है स्केप्टिसिज्म, लेकिन होप भी ये है कि अगर मेजॉरिटी आती है गवर्नमेंट की, या प्रधानमंत्री स्ट्रांग आते हैं जो कि इन चीजों को रेकंसाइल करके अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, हो सकती या नहीं हो सकती, इनका होना बिल्कुल ही अनिवार्य और जरूरी है। तो जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं शहरीकरण के 10 पॉइंट एजेंडा पर।